Hello everyone, welcome to Notesbook IS. I am Brijesh and again warm welcome to The Hindu Daily News Analysis. दोस्तों अभी इस जो ये हमारा सेशंस था द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस का अभी कुछ दिनों से रुका हुआ था वो कुछ स्पेशल इश्यूज के कारण, बट आज से ये हमारा जो प्रोग्राम है कंटिन्यू होगा और हमारी कोशिश होगी कि आपको बिफोर 9 AM या कि 10 AM तक अब तक आपको ये सेशंस दे दिया जाए। और आपको जैसे पता है कि इस सेशन में हम क्या करते हैं, तो आज की हम बात करें तो आज टुडे इज डेटेड 18 सितंबर 2024। तो आज हम क्या करेंगे, आज के जो द हिंदू की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज होगी उसको हम कवर करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज कहने का मेरा मतलब जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से न्यूज इंपोर्टेंट होगी, जो आपके एग्जाम के सिलेबस चाहे वो प्रीलिम्स या मेंस हो उनका हम डिस्कशन करेंगे। और कोशिश होगी हमारी कि आपका जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं उसमें एक आपकी समझ को विकसित कर पाएं। और साथ में हम आपको वो पॉइंटर देंगे जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए एज ए फॉर्डर पॉइंट और एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए न्यूज हेडलाइंस को देख लेते हैं। तो जो पहला न्यूज हो जाता है हमारा, द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेथ पेनाल्टी। ये आज का एडिटोरियल है, ये किस पे है, डेथ पेनाल्टी पे है। आर्टिकल है कैपिटल पनिशमेंट की बात करता है कि कैपिटल पनिशमेंट। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि अभी हाल ही के जो हमारा डेटा देखेंगे कि 2023 या कि 2023 तक कंटिन्यू हमारा 2004 से 2023 तक कैपिटल पनिशमेंट के मतलब बढ़ते जा रहे हैं केसेस, और वो पेंडिंग केसेस किस तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, इसमें डिटेल्ड एनालिसिस है। और आज की जो दूसरी न्यूज हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट फ्रीजेस इलीगल बुलडोजर एक्शन टिल हियरिंग ऑन अक्टूबर 1। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर जस्टिस की बात होती थी, बुलडोजर एक्शंस की बात होती थी, तो उस पर रोक लगा दिया है और बहुत क्लियरली स्टेप कहा जा रहा है। इसमें हम देखेंगे आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बुलडोजर जस्टिस क्या है और ये आपके एज ए कॉन्स्टिट्यूशन में कितना क्या चीजें हैं, क्या लीगलिटी इसकी क्या है और इसकी सोसाइटी में इंपैक्ट क्या है, जहां से आपके मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आज की जो तीसरी न्यूज हो जाती है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आज का एक्चुअली एडिटोरियल भी है, डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडियाज इकोनॉमी स्वीट स्पॉट। यहां पे इस आर्टिकल में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की गई है, जो हमारी इंडियन डेमोग्राफी है वो कैसे हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से स्वीट स्पॉट है, हम उसको कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कैसे ये हमारी इकोनॉमी में हेल्प करने वाली है, तो इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आज का आर्टिकल हो जाएगा WPI इन्फ्लेशन स्लोस टू 4 मंथ लो ऑफ 1.31%। तो ये WPI इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे कि WPI इन्फ्लेशंस है क्या, WPI है क्या, कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहां पे कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट आज के नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट आर्टिकल हो जाता है केजरीवाल एग्जिट अतिशी टू बिकम दिल्ली सीएम। तो दिल्ली के न्यू सीएम मिलने वाले हैं अतिशी, और क्या यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आज का जो न्यूज हो जाता है विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल कट टू 0। अब यहां पे विंडफॉल टैक्स की बात करेंगे, विंडफॉल टैक्स क्या होता है इसको आपको जानना होगा। नेक्स्ट बात करें नो प्रोग्रेस इन रेजोल्यूशन ऑफ डेमचौक एंड डेप्सोंग फ्रिक्शन पॉइंट इन 2 years। यहां पे डेमचौक और डेप्सोंग फ्रिक्शन पॉइंट जो कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पॉइंट है, अभी तक फ्रिक्शन पॉइंट बना हुआ है। तो ये देखेंगे इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और इंडिया की स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आज का जो लास्ट आर्टिकल होगा जिसको हमको डिस्कस करना है, यूक्रेन गाजा वॉर फिगर इन इंडिया US डिस्कशन बिफोर मोदीज विजिट फॉर क्वाड समिट। तो अभी 21 से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं US जाने वाले हैं, क्वाड समिट होने वाली, तो क्वाड समिट की यहां पे बात करेंगे। एक्चुअली ये समिट इंडिया में होने वाली थी, तो क्यों US में हो रही है इसकी बात करेंगे। तो इस तरीके से ये रही आज की हमारी न्यूज हेडलाइंस, और हम फिर इसमें इस हेडलाइंस को चलिए देखते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल हो जाता है, यहां से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो जैसे हमने बताया द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेथ पेनाल्टी, तो एक तरीके से डेथ पेनाल्टी पे है रेफरेंस पॉइंट के रूप में। अभी जो रिसेंट एक बिल आई है, अपराजिता वुमेन चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, इसके लिए रेफरेंस बनाया गया है। तो इस आर्टिकल में जो बेसिकली बात कही जा रही है कि हमारे पास जो डेथ पेनाल्टी, इसमें भी ये जो एक्चुअली बिल है, ये अभी कोलकाता जो एक रेप केस हुआ था कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, उसमें जो अमेंडमेंट लाने की बात कही गई। तो पहले कुछ इसकी बात यहां पे आपको समझना है, आपको एज ए इशू समझना है। ये आर्टिकल
कैसे आपको हेल्प करेगा, आप इसका कहां यूज करेंगे। तो एक तो आपके सोशल जस्टिस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे वुमेन जस्टिस हो गया या कैपिटल पनिशमेंट, ये टॉपिक के लिए हो जाता है। अब यहां पे करंट में जो बिल है उसके बारे में भी जान लीजिए। तो ये जो बिल आई है ये हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्या करने वाली है, और पॉस्को एक्ट 2012। तो यहां पे पॉस्को एक्ट अगर हम बात करें, पॉस्को एक्ट बीएनएस आपको पता होगा, जो भारतीय न्याय संहिता है ये क्या है, जो हमारा पहला आईपीसी था, आईपीसी का ही अमेंडेड फॉर्म है। और दूसरा क्या है, ये इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये इसमें क्या करने जा रहा है, ये बिल अमेंडमेंट करने जा रही है। तो इन बिल में अमेंडमेंट होगा और इसमें क्या है, एक तरह से डेथ पेनाल्टी घोषित करना और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को शामिल करना, इस बिल में मुख्य बातें हैं। तो ये तो इस आर्टिकल में एज ए रेफरेंस यूज किया गया है। अब मुख्य बातें क्या है कि यहां पे डाटा दिया गया है कि ये इंडिया में जो अगर हम बात करें कि जो कैपिटल पनिशमेंट की बात करें या मृत्युदंड की बात करें, उसका क्या हो रहा है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मुख्य बात ये की गई है और यहाँ पे एक डाटा दिया गया है जहाँ पे बात किया गया है कि अब तक नेशनल क्राइम एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या कर रहा है, 31,516 रेप्स इन इंडिया नियरली 4 ईच आवर्स। मतलब यहां पे अगर एक साल की बात कर रहा है तो 31,516 और एक घंटे में इंडिया में 4 रेप हो रहे हैं, 4 रेप केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसकी बात कर रहा है। तो ये इसकी बढ़ती संख्या की बात कर रहा है। और वहां पे बात करें कि यहाँ पे टॉप में कौन कौन सी स्टेट की बात कर रहा है, तो ये आप ऐसे जैसे आप मेंस में यूज कर सकते हैं, इसमें बात आई कि सबसे टॉप में यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन से स्थान में, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश अगर यहाँ पे बात किया जा रहा है तो राजस्थान सबसे नंबर 1 पे है, फिर यूपी की बात आती है, फिर एमपी की बात आती है, यहाँ पे रजिस्टर्ड केसेस की संख्या के आधार पर। अगर हम यहाँ पे ग्लोबल डाटा की बात किया जा रही है, ग्लोबल डाटा को हम देखें तो यहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल का डाटा को इसमें रेफरेंस के रूप में यूज किया जा रहा है। उसमें बात किया जा रहा है कि विश्व के बहुत सारी देशों में डेथ पेनाल्टी को जहां समाप्त किया जा रहा है, डेथ पेनाल्टी मतलब मृत्युदंड को अगर हम बात करें तो 3/4 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या कर रही हैं, डेथ पेनाल्टी को समाप्त कर रही हैं। वहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहां डेथ पेनाल्टी के केसेस डे बाय डे और क्या हो रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अगर यहां पे रेफरेंस की बात अगर हम करें तो लगभग यहां पे बात किया जा रहा है कि 144 कंट्रीज क्या कर रही हैं, ओवरऑल हैड अबॉलिश्ड द डेथ पेनाल्टी, डेथ पेनाल्टी को क्या कर चुकी हैं, समाप्त कर चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें, जैसे बात करें साउथ एशिया में भी बात करें, भूटान, नेपाल, ये क्या है, यहां पे अबॉलिशंस हो चुके हैं डेथ पेनाल्टी के। कुछ देश जैसे यहां पे बात करें तो अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, श्रीलंका, मालदीव, ऐसे ही पाकिस्तान, ऐसे ही कुछ हैं जहां पे डेथ पेनाल्टी अभी भी चालू है। तो यहां पे राइटर का एक तरह से रेफरेंस है, राइटर ये आर्गुमेंट है राइटर का कि डेथ पेनाल्टी एक तरह से हम बढ़ती जा रही है और ये डेथ पेनाल्टी के आगे उसमें रेफरेंस में हम देखेंगे कि उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पे बात की जा रही है कि अगर यहां पे प्रोजेक्ट 39 की बात की जा रही है, उसका डाटा है कि इंडिया में अगर बात करें हम तो इसके केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अगर वहीं पे बात करें WIWC मतलब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करते हैं तो वहां पे भी कंटिन्यू केसेस बढ़ रहे हैं। अब ये केसेस बढ़ते केसेस इस और रेफरेंस कर रहे हैं कि जो हमारा लेजिस्लेशंस है, मतलब मृत्युदंड अभी भी बहुत सारे जैसे जिनको मिल चुका हो पेंडिंग में है, तो उनकी लाइफ पे बात कर रहा है और इसके इंपैक्ट की बात यहां पे हो रही कि मृत्युदंड केवल क्या है, एक तरह से सोल्यूशंस नहीं हो जाता है इन चीजों का। तो इसकी आगे हम अगर बात करें तो यहां पे बात करते हैं कि यहां पे बात के 167 2022 में हुए, वहां पे 561 किस्में हो गए, केसेस रजिस्टर हो रहे हैं जो डेथ पेनाल्टी के 2000 केसेस में। 2023 में अगर हम बात करें तो 2019 से लेके 2023 के बीच में यहां पे क्या हुए हैं, जो डेथ पेनाल्टी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरह से अगर हम बात करें कि जो इसमें जो प्रिजनर हैं एक तरीके से डेथ पेनाल्टी के, जिनको ये एक तो ये जस्टिस मिल चुकी है, मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको डेथ पेनाल्टी घोषित कर दिया, बट इनको अभी तक मतलब डेथ पेनाल्टी मिला नहीं, मतलब इनको फांसी दी नहीं गई है। तो उनके इश्यूज की बात कर रहे हैं कि अगर इनके इश्यूज हैं, उनकी जो लाइफ है और एक तरीके से ये सोशल इंपैक्ट क्या जा रहा है इससे। तो यहां पे राइटर का आर्गुमेंट है कि डेथ पेनाल्टी बढ़ने से क्या हमारे केसेस, अगर हम बात करें यहां पे जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन की भी बात करें तो वहां पे भी इस बात को उल्लेख किया गया था कि जो डेथ पेनाल्टी है, अगर हम बात करें मृत्युदंड है, एक उपाय नहीं हो सकता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के लिए में ही उन्होंने रिकमेंड किया था डेथ पेनाल्टी का। तो डेथ पेनाल्टी बढ़ने से क्या हम यहां पे रेफरेंस आर्टिकल ये डाटा के माध्यम से रेफरेंस देना चाहते हैं कि डेथ पेनाल्टी तो
हमने घोषित कर दिया, बट क्या उससे केसेस तो और बढ़ रहे हैं। मतलब समाज में केवल हम लेजिस्लेशन के थ्रू और दंड बढ़ा के, हम कैपिटल पनिशमेंट दे के हम केसेस को रोक नहीं सकते। इसके लिए हमको अवेयरनेस बढ़ानी होगी। और राइटर का क्लियरली यहां पे वो बात करते हैं, तो आगे उन्होंने रेफरेंस के रूप में देखते हैं। तो ये मुख्य बातें रही हैं। इसके कुछ जो विशेष बातें हैं उसको हम अगर बात करें तो यहां पे वो बात करते हैं, निवारक प्रभाव की बात करते हैं कि मृत्युदंड का भय पैदा करके उनके लिए एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है। अगर हम मृत्युदंड एक निवारक के रूप में हम समझते हैं, बट क्या हम इसमें देखते हैं पुनरावृत्ति की रोकथाम में कि यहां देख क्या ये पुनरावृत्ति वो केसेस हो रहे हैं, क्या उसमें जैसे रिपीटिशंस के आप केसेस हो रहे हैं, तो क्या इसमें रोकथाम हो रही है? तो ये सुनिश्चित होता है कि उन्हें भविष्य में और अधिक अपराध करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। जैसे के प्रो में अगर हम बात करते हैं, सार्वजनिक सुरक्षा की बात करते हैं, मृत्युदंड समाज से खतरनाक अपराधियों को हटाकर सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने की मदद करता है। अगर हम इसकी वहां पे जो बेसिस क्या है मृत्युदंड के, क्या पक्ष में तर्क है, कानून के प्रति सम्मान है, इसमें देख रहे हैं कि मृत्युदंड में अगर पक्ष में तर्क क्या हो सकता है कि अगर एक तरह से निवारक प्रभाव करता है, पुनरावृत्ति में रोकथाम करता है कि एक बार जिसे देख कैपिटल पनिशमेंट हो गया तो ये लिए भविष्य के लिए किस उद्देश्य से हमारा ये मृत्युदंड का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो सार्वजनिक सुरक्षा कानून के प्रति सम्मान है एक तरीके से कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको ये दंड मिलेगा, उसको जीवन का अवसर नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे क्राइम नहीं करेगा। अपराध को नहीं रोकता है। अगर हम इसमें बात करें तो अब आगे बात आती है क्या अपराध को रोका जा सकता है, तो ये नहीं, अपराध को नहीं रोकता। साथ में भेदभावपूर्ण अनुप्रयोग की भी बातें की गई हैं कि कई बार इसके लिए भेदभावपूर्ण उपयोग हुआ है, अगर उसमें उनको प्रॉपर अवसर नहीं मिला है, इसकी भी बात की जा रही है। मनमाना प्रयोग देखा गया भारत में, एक तरह से उनकी जो लीगल लड़ाई है वो महंगी है। तो अगर कोई सोशल बैकवर्ड क्लास से है, अगर या कि अनप्रिविलेज्ड क्लास है जिसके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो केसेस लड़ सके, तो उसके लिए एक तरह से इन केसेस में लड़ना भी महंगा पड़ जाता है। अगर हम भेदभाव की जब बात कर रहे हैं उसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मानवाधिकार में भी ये बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसे क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक सजा माना जाता है मृत्युदंड को। आगे यहीं पे बात करें कि पुनर्वास की संभावना नहीं होती, मृत्युदंड राज्य के नैतिक अधिकार को कमजोर करता है। एक और भी प्रभावी विकल्प पे राइटर यहां पे बात करते हैं कि और भी प्रभावी विकल्प हो सकते हैं इससे बचने के लिए, क्योंकि इसमें जिनमें पैरोल के बिना संभावना से आजीवन कारावास भी शामिल है। तो इस तरीके से इसमें ये आर्गुमेंट की बात होती है कि प्रो में और इस पे बात हो रही है। तो ये रही इस आर्टिकल से रिलेटेड मुख्य बातें। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो मृत्युदंड कानून की समीक्षा करें। तो हम एज ए वे फॉरवर्ड में तो हमने बता दिया कि प्रो में क्या है मृत्युदंड का, और इसमें क्या चीजें हैं, मतलब नेगेटिव चीज क्या है, किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। अब हम उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, मतलब उसको और क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो मृत्युदंड कानूनों की हमको क्या करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि क्या चीज प्रोविजन आज के उद्देश्य से, क्योंकि मृत्युदंड पाने वाले की संख्या अगर बढ़ रही है, वो एग्जीक्यूशन में उतना हो नहीं पा रहा, तो उसको हमको समीक्षा करनी पड़ेगी कि और विकल्प क्या है, इसको कैसे रोकथाम करें। क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, क्राइम को रोकना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ना कि मृत्युदंड देना ऑब्जेक्टिव है। तो ये रही मुख्य बातें। तो आगे देखते हैं, इसमें और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया जाए, सार्वजनिक बहस को आयोजित किया जाए, तो इस तरीके से हम एक सुनियोजित उस पे पहुंचेंगे कि हम इस पे के लिए हमारे पास विकल्प क्या है। तो ये रहा आज का ये आर्टिकल जिसमें हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया मृत्युदंड के बारे में। अब चलते हैं आज के दूसरे आर्टिकल की तरफ। आज का दूसरा आर्टिकल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट फ्रीजेस इलीगल बुलडोजर एक्शन टिल हियरिंग ऑन अक्टूबर 1 तक का के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होगी तब तक पूरे देश में कहीं भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। बुलडोजर एक्शंस यहाँ पे जैसे बात की जाती है, अगर हम बात करें कि ये अगर बेसिक्स पॉइंट की बात करें, कोई भी ऐसे क्राइम करते हैं, उस क्राइम में अगर वो कहीं भी उनकी इलीगल प्रॉपर्टी होती है, कि अगर हम बात करें नगर निगम में या कि ऐसे कहीं भी है, तो उन पे क्या किया जाता है, बुलडोजर एक्शन। आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो इस पे रोक लग गई है। अब इसके लिए एक एज ए हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा इशू है, करंट का इशू है। ये हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इशूज हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये चाहे अभी यूपीएससी का मेंस हो, यूपीपीसीएस का मेंस हो, सभी एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। तो एज ए इस इशू इसको समझते हैं कि बुलडोजर जस्टिस है क्या। तो सबसे पहले कि इसमें क्या इशूज राइजिंग हो रहे हैं, तो पहला इशूज हम देखते हैं, तो वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर हम बात करें कि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14, वहीं हम बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21।
एक्चुअली आर्टिकल 21 तो बात करता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, बट इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब यहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्वेश्चन कहां से अराइज हो रहा है इसको समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कैसे हो रहा है, अगर यहां पे हम बात करते हैं तो हमारे यहां क्लियरली हमारे संविधान में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का क्या है, विभक्तिकरण है। तो सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव की बात करें हम, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, अगर हम यहीं पे जुडिशरी की बात करें न्यायपालिका, जुडिशरी की बात करें, और अगर हम बात करें यहीं पे लेजिस्लेचर की बात करें, तो इनके काम क्या है, इनके काम अलग अलग है। वहीं पे अगर हम इसमें अगर बात करते हैं तो इनमें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जो जुडिशरीज के लॉ हैं, अगर हम जुडिशरी के द्वारा दिए गए निर्णय हैं उसको क्या एग्जीक्यूट कराना, उसको पालन कराना है। बट अगर कोई एग्जीक्यूटिव खुद निर्णय लेने लगे और तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से समस्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। अब रूल ऑफ लॉ का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार है, अपने पक्ष को रखने का अधिकार है। अब उसको अधिकार जुडिशरी के पास तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा, उससे पहले एग्जीक्यूटिव द्वारा जस्टिस दिए जाने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ का एक तरीके से क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। वहीं पे अगर बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नेचुरल जस्टिस की बात करता है। नेचुरल जस्टिस का यहां पे बात कि किसी को भी अगर किसी को भी सजा या कोई भी चीजें, अगर वो क्राइम कर रहा है या सजा की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रोसेस में होना चाहिए, नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। मतलब अगर कोई अगर क्राइम किया है या कुछ एक्शंस किया है तो उसमें सजा में जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है उसको क्लियरली पालन किया जाना चाहिए। एक्चुअली ये अगर हम बात करें यहीं पे जो लॉ का प्रोसीजर है वहां पे दो है, आपको पता होगा। जैसे हम अगर यहीं पे बात करें तो दो हो जाता है, एक कौन सा हो जाता है, एक अगर हम बात करें तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, और दूसरा हो जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों क्या है, ये डॉक्ट्रिन है जहां प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमारे आर्टिकल 21 में क्लियरली मेंशन है। मतलब आर्टिकल 21 क्या कहता है कि हम किसी की भी लाइफ मतलब जीवन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा नहीं ले सकते हैं। तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का है कि जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर है, जो नियम है, उसको क्लियरली पालन करना चाहिए और उसी तरीके से उसको न्याय मिलना चाहिए। वहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कहां का है, ये अगर बात करें तो ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये कहां के है, यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, नेचुरल जस्टिस की बात करता है। नेचुरल जस्टिस मतलब किसी भी व्यक्ति को एक जो नैतिक चीजें हैं, नैतिक चीजें इन द सेंस कि मतलब यहां पे भी प्रोसीजर ही है, पर अगर कोई चीज प्रोसीजर में क्लियरली मेंशन नहीं है फिर भी उनकी चीजों को एस्पेक्ट में हमको ध्यान रखना होगा। और हमारे संविधान में अगर आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी समाहित है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट डिसीजन में ये बातें कही गई हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को बुलडोजर जस्टिस दिया जा रहा है, मतलब बुलडोजर, कोई अगर क्राइम कर रहा है उस पर तुरंत कार्यपालिका के द्वारा बुलडोजर चला दिया जा रहा है, तो एक तरह से जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो ये बात हो गई, पहली पॉइंट हो गई। दूसरा अगर हम बात करें तो डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट है। डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट कहने का मतलब कि जो दंड है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं है, उसके क्राइम के प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर हम बात करें दंड क्राइम के प्रोपोर्शन में नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर बात करें कि कोई किसी भी परिवार का एक व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है, हो सकता है कि उसकी मेंटल डिस्टर्बेंस हो, कि वो मानसिकता कुछ भी हो, किस चीज में हो, पर उसका जो उसके किए हुए काम का अगर हम बात करें कि उसके कार्य का जो दंड मिल रहा है, ये संपूर्ण परिवार को मिल रहा है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्राइम किया जाता है और वह क्राइम, उस क्राइम के द्वारा उसके परिवार का क्या किया जा रहा है, घर गिरा दिया जा रहा है, तो पूरे के पूरे मतलब उस प्रोपोर्शन में पनिशमेंट नहीं, उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए, ना कि उस कार्य के लिए उसके परिवार और पूरे उसके घर में और सदस्य हैं उससे सब प्रभावित हो रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 33 क्लियरली प्रोहिबिट करता है किसके लिए, इस तरह की, जैसे हम कलेक्टिव पनिशमेंट को अगर जेनेवा कन्वेंशन की बात करें तो इसका जो आर्टिकल 33 है वो कलेक्टिव पनिशमेंट को क्लियरली प्रोहिबिट करता है कि मतलब किसी भी काम के लिए हमको कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब उसको एक व्यक्ति के कार्य के लिए उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दी जानी चाहिए। यह प्रमुख इशू हो जाता है। अगले इशू की बात करें तो पोटेंशियल फॉर मिस यूज है।
पोटेंशियल फॉर मिस यूज कहा जा रहा है कि कई बार ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो ज़्यादातर जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं वो किसके अगेंस्ट में हैं, वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में हैं। इन जो अगर हम बात करें तो जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके अगेंस्ट में ये चीजें लागू हुई हैं, मतलब ये बुलडोजर एक्शंस देखा गया। ये डाटा की बात है जिसमें आर्टिकल में मेंशन है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें कि और क्या इशू है, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन ट्रांसपेरेंसी। अगर एक तरीके से न्याय के प्रति लोगों का ट्रस्ट होता है, पारदर्शिता होती है, किसी को भी न्याय अगर दिया जा रहा है वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, जो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, मतलब क्राइम किया है देन उसका जो प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें एक जुडिशरी पे और उसके कार्यपालिका पे एक तरीके से लोगों का क्या होता है, ट्रस्ट होता है और उसके भी ट्रांसपेरेंसी होती है। पर अगर ऐसे काम होते हैं कि डायरेक्ट एक्शन लिया जाए तो एक तरीके से जो जुडिशरी पे ट्रस्ट क्या होगा, डेफिसिट होगा, एक महत्वपूर्ण इशू हो जाता है। आगे बात करें तो आगे इशूज क्या आ जाता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट का मतलब जो हमारे अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। यहां पे हमने बात किया कि आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, ये सीधे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अगर बुलडोजर जस्टिस हो रहा है, मतलब बुलडोजर जस्टिस का सीधे मतलब ये टर्म ज़्यादा यूज हो रहा है, इस वजह से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ और आर्टिकल में भी ये टर्म मेंशन है। तो एक इन्फ्रिंजमेंट, यही अगर हम बातें तो अजय मक्केन केस और ओलिगा टेलिस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियरली ये चीज़ें कही गई हैं कि कई बार इसमें मिसयूज देखा गया। उसमें भी रेफरेंस के रूप में इसी की बात की गई है कि रेफरेंस के रूप में यही बात की गई कि ज़्यादातर जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, ज़्यादा बुलडोजर एक्शन चले हैं, कहाँ पे, माइनॉरिटी केसेस में चले हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिसयूज ऑफ लेजिस्लेशंस को भी मिसयूज कर रहा है। तो ये प्रमुख इश्यूज थे जिस इशू के कारण इस पे अभी रोक लगी है। अगर हम बात करते हैं तो इसका आउटकम क्या हुआ, जैसे बुलडोजर जस्टिस तो इतने आप आए दिन उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे बुलडोजर एक्शंस देखने को मिलेगा। बट इसका आउटकम क्या हो रहा है इसको भी हम ध्यान में से देखते हैं तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है। इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर बात किया जा रहा है कि उनके परिवार, जहां पे बुलडोजर एक्शन हो रहा है वहां पे उनके परिवार क्या हो रहे हैं, वो पॉवर्टी लाइन में आ जा रहे हैं। अगर किसी भी परिवार में, ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें किसी भी परिवार में अगर बुलडोजर एक्शन हुआ, उसका पूरा घर, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, तबाह हो गई। अब वो क्या हो गया, वो पूरा परिवार एक तरीके से पॉवर्टी लाइन में आ गया। मतलब एक तरह से उसकी पूरी प्रॉपर्टी और उसकी जो अपकमिंग जनरेशन है उसको जो बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल पाएगी। तो एक तरीके से हमारे इकोनॉमिक इंपैक्ट हो रहा है। दूसरी अगर बात करें तो सोशल अनरेस्ट को भी बढ़ावा दे रहा है। सोशल अनरेस्ट में अगर इस तरीके से एक्शंस हो रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें तो एक तरीके से गलत मैसेज जा रहा है, लोगों के प्रति एक ट्रस्ट का डेफिसिट हो रहा है, जो विश्वास है उसकी कमी हो रही है। नेक्स्ट आ रहे हैं इंक्रीज लिटिगेशन, मतलब जो अगर हम न्यायपालिका में एक तरीके से जो भार बढ़ रहा है, आए दिन इस पे लिटिगेशंस आ रहे हैं, याचिकाएं आ रही हैं। लिटिगेशन मतलब याचिकाएं का बढ़ोतरी हो रही है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम आउटकम की बात करें तो लॉन्ग टर्म डैमेज टू गवर्नेंस, एक तरह में दीर्घकाल के लिए जो हमारा गवर्नेंस है उसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से डैमेज देखने को मिल रहा है, ट्रस्ट की कमी देखने को मिल रहा है। तो ये रहा बुलडोजर जस्टिस रिलेटेड डिटेल डिस्कशन। अब हम देखते हैं कि इसके लिए ये तो हमने उसको बात कर दिया कि क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और इसका आउटकम क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें अगर हम बात करें आगे देखें तो आगे देखते हैं कि इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको सुधार सकते हैं। तो पहला हो जाता है एसओपीज एंड पैन इंडिया गाइडलाइंस इन दिस रिकॉर्ड। तो इसके लिए यहाँ पे भी क्लियर, अजय मक्केन केस में भी इसको मेंशन किया गया है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, क्लियर एसओपी होनी चाहिए। एसओपी की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए कि क्लियरली हमें कैसे एक्शंस लेना, उस एक्शन का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। और एक पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया गाइडलाइन होनी चाहिए, उस गाइडलाइन होनी चाहिए कि ऐसे एक्शंस में क्या किया जाना चाहिए और उसका अगर हम बुलडोजर एक्शन कहीं पे हो रहा है तो कैसे फॉलो करेंगे, उसकी क्लियरली गाइडलाइन मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो दूसरा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज सेंसिटाइजेशन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। तो हम कोई भी लॉ इन्फोर्स करने पे पहले एक सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए कि हमें पब्लिक की और सोसाइटी के प्रति एक सेंसिटिविटी हो और उसके अकॉर्डिंग उस
एक्टिविटी को ध्यान रखते हुए ही हम किसी भी लॉ को हम इन्फोर्स करें, ये बात हो जाती है। और हम क्या कर सकते हैं, अगर तीसरी बात करें तो एक्सपीडिटिंग द जुडिशियल प्रोसेस को और हम स्मूथ और एक तरीके से पब्लिक ओरिएंटेड बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम तो पॉलिसी रिफॉर्म, फेयर जस्ट एंड रीजनेबल पॉलिसी, हमको पॉलिसी लेवल पे रिफॉर्म करना होगा और जो ऐसी पॉलिसी बनाना होगा जो क्या हो, जस्ट हो, मतलब न्यायपूर्ण हो, रीजनेबल हो, तर्कपूर्ण हो, उस पे काम करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनसेशन इन केस ऑफ वायलेशन, अगर इन गाइडलाइन का कोई वायलेशन करके अगर ऐसे एक्शंस होते हैं तो उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन भी होना चाहिए। तो ये रहा डिटेल्ड आर्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये हम जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस में यूज कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जनांकिकी लाभांश की बात कर रहा है। जनांकी लाभांश की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई भी हम जैसे डिस्कशन करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है, एक कोई न्यू एस्पिरेंट है जिसको बेसिक चीज नहीं समझ हो तो उस बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल तक जो इश्यूज हैं उसकी समझ बढ़ सके। तो सबसे पहले यहाँ पे जनांकिकी लाभांश को समझते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन का वो पार्ट जो क्या है वर्क फोर्स का पार्टिसिपेट, मतलब 15 to 60 के बिटवीन की जो एज ग्रुप है वो क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड में आता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बातों को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, आगे देखते हैं। और जैसे हम बताते हैं कि कोई भी जो ये हमारा आर्टिकल होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उस पर हम देखते हैं कि वो हमारा सिलेबस के में है, सिलेबस से है कि नहीं है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। इसी का एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए देखता हूं, 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड बी डू, क्या किया जाना चाहिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दीजिएगा। प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए, कि हमें सोशल सिक्योरिटी जो सामाजिक सुरक्षा स्कीम को बढ़ावा देना चाहिए, कि हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर को कम करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा को निजीकरण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड लाना है, मतलब वर्क फोर्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना है, तो हमको क्या करना होगा, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कौशल शिक्षा देनी होगी, स्किल डेवलपमेंट करना होगा। 13 अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो यूएनपीएफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या कहता है, द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर मेनली व्हेन द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज शेयर ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे कोई भी कंट्री जहां पे जो वर्किंग है, जो कार्यशील जनसंख्या है, उनकी संख्या आकारशील मतलब जो वर्किंग एज नहीं है, मतलब वर्किंग एज अगर हम यहां पे बात करें, वर्किंग एज कहां पे होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऐसे किसी भी देश में जहां की पॉपुलेशन में वर्किंग एज पीपल ज्यादा हैं, वो कंट्री क्या कहलाती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब वहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर इकोनॉमिक सर्वे 1819 की बात करें तो यहां पे बात किया कि हमारे पास 2041 तक हमारे पास वर्किंग एज क्या होगी, 20 to 59 ईयर होगी। ये हमारे पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड हिट 59% हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को हिट करेगी। तो ये जो पीरियड है ये हमारे लिए एक तरह से बहुत इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है। तो इसको हमें ज्यादा से ज्यादा इसका क्या होना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया में तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम बात करें तो 2/3 पॉपुलेशन किसमें है, वर्किंग एज है। 2/3 पॉपुलेशन की हम बात करें तो किसमें, वर्किंग एज पॉपुलेशन है 2/3 पॉपुलेशन हमारी। और वहीं पे हम बात करें कि जो एल्डरली हैं लोग, बुजुर्ग हैं, एल्डरली पीपल हैं, वो कितने, महज 7% हमारे पॉपुलेशन में क्या है, एल्डरली पीपल हैं। अगर हम बात करें 2/3 मतलब अप्रॉक्स 75% वर्किंग एज पॉपुलेशन है। इसको एडवांटेज हम कर सकते हैं, कैसे एडवांटेज होगा, इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम एक तरीके से ये जो लोग हैं इनकी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करके, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ा करके, और इससे क्या कर सकते हैं, एक तरह से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री, हमारे देश और समाज में विकास के लिए एक तरीके से ये उचित साबित होंगे। अब हम बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या है, इस आर्टिकल में मेजरली चैलेंजेस की बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के चैलेंजेस क्या हो जाते हैं, तो उसमें देखते हैं लैक ऑफ जॉब क्रिएशन। हमारे पास आज की डेट पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जॉब क्रिएशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट देखें कि इस समय जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सबसे ज्यादा है, सबसे हाई रेट पे चल रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें
तो जो पीएलएफएस है, पीरियोडिक लेबर फोर्स का डाटा है 2020 से 2021 का जो रिपोर्ट है, उसमें जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब कार्यशील जनसंख्या का श्रम में भागीदारी अगर हम देखें तो कितना है, महज 41% है। कितने, ड्यूरिंग 2020-21 कितना, 41%। मतलब अप्रॉक्स जो हमारी 60% पॉपुलेशन है, अप्रॉक्स 60% पॉपुलेशन है, वो वर्क नहीं है, मतलब कार्यशील ही नहीं है, वो वर्क का पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसका अगर हम रीजन देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किलिंग। मुख्य कारण क्या हो जाता है कि हमारे पास जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। मतलब जो इंडस्ट्री को नीड है, अगर हम यहाँ बात करें क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, तो जो इंडस्ट्री को नीड है उस अकॉर्डिंग हमारा एकेडमिक नहीं है। एकेडमिक अगर बात करें, अकादमिक जो हमारा सिलेबस है वो इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। ये बहुत पूर्ण चैलेंजेस हो जाता है। अगर यहीं पे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च का डाटा है कि मोर देन, अगर हम बात करें आउट ऑफ मोर देन 5 लाख फाइनल ईयर बैचलर स्टूडेंट एज 18 से 29 ईयर के बिटवीन के, उनको क्या किया गया है, उसमें 54% जो है अनएम्प्लॉयबल है। मतलब उनकी जो स्किल्स नहीं है, ये बैचलर्स की बात है यहाँ पे। तो जो बैचलर्स हैं कितने परसेंट, 54%। मतलब आधी से ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब एम्प्लॉयबल है नहीं, उनको हम एज ए जॉब के लिए रख ही नहीं सकते। ये मेजर चैलेंज है। तो इसलिए हमको एजुकेशन और स्किल पे काम करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसमें चैलेंज क्या हो है, तो पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हमारा जो स्वास्थ्य के प्रति और न्यूट्रिशन क्या है, बहुत एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ पे हम बात करते हैं तो एनीमिया हो गया, और अगर बात करते हैं तो चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, चाइल्ड वेटिंग हो गया। तो स्टंटिंग वेटिंग ये हमारे लिए बहुत समस्या है। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर वैल्यू देखें तो 0.633 है, और इंडिया की रैंक हो जाती है 191 कंट्रीज में। ये 2021 का एसडीआई का डाटा है। तो एक लिए हमारे लिए अगर हम बात करें कि 132 हो जा रहे हैं हम किसमें, 191 कंट्रीज में। तो ये हमारे लिए एक तरीके से चैलेंज की बात है, इसको हमको एड्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, चैलेंज क्या है, सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स भी है। सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स की बात करें, सामाजिक और सांस्कृतिक रुकावट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, हमारा समाज कैसे है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारी सोसाइटी कैसे पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल का मतलब कि हम जो है वुमेन को पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित नहीं करते, महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं करते, महिलाओं को एक कुछ काम तक ही सीमित रख दिए हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैरियर हो जाता है। यहीं पे अगर हम रिपोर्ट देखें, इसका डाटा के रूप में अगर हम देखें, एग्जांपल देखें, ये ऐसे हमारा बताने का उद्देश्य क्या है, आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो इन्हीं चीजों को आपको उपयोग करना है। आप कोई भी बात ऐसे नहीं कहेंगे, आप उसके लिए एज एग्जांपल देंगे। यही बेस्ट फॉर्मेट होता है आपकी आंसर राइटिंग का। तो आप जैसे बात किए कि हमारे पास सोशल एंड कल्चरल बैरियर है, सामाजिक और सांस्कृतिक रुकावट है, तो क्या है इसमें आप कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को। तो यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का डाटा दे दीजिए कि हमारे पास जो वुमेन लेबर फोर्स है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहा है सिंस 2005 एंड वाज द लो ऑफ 19% 2021, और 2021 में तो सबसे लो है। तो एक तरीके से ये प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयड आर एम्प्लॉयड बाय द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। मतलब अगर हम बात करें कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में, वर्किंग एज जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, वो क्या कहलाता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहलाता है। ये भी पता होना चाहिए। इस तरीके से ये आर्टिकल को हमने डिटेल में देखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, WPI इन्फ्लेशन सोज टू 4 मंथ लो ऑफ 131%। आई लो WPI इन्फ्लेशन है। अब इस जो आर्टिकल है इसमें आपको समझना क्या है, आपकी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। पहली चीज तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये पता होना चाहिए। ये किसको मेजर कर रहा है, इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा है, मतलब मुद्रास्फीति को मेजर कर रहा है। अब इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई और टूल्स है। हाँ दोस्तों, दूसरा भी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI है, और क्या है, और तो ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको क्या समझना है, इस आर्टिकल आया इससे आपको समझना है कि हमारे लिए WPI क्या है, और इसके WPI की बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर करता है। अब
इसके क्या है पार्ट्स, क्या क्या है, किन किन चीज़ों को शामिल करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बस इतना स्लो क्यों है, तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण दिया जा रहा है, इस आर्टिकल में बताया गया बेस इफेक्ट की बात किया जा रहा है। तो आगे अब हम डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको WPI जानना होगा। WPI क्या है? WPI मेजर करता है चेंज प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड इन ट्रेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेसेस। अगर हम बल्क में बात करें, होलसेल में प्राइस का वेरिएशन चेंज हो रहा है, तो किससे मेजर करते हैं? ये WPI से मेजर करते हैं। अब बात करें कि दूसरा जरूरी जानने की आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इसको पब्लिश कौन करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो DIPP का है, DIPP ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा WPI का आंकड़ा दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात की जाती है कि कितने दिन में आता है, तो ये मंथली होता है। विथ इन द इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एस्टिमेट ऑफ द प्राइस लेवल फॉर द मंथ एज अ होल रेदर देन स्पेसिफिक डेट। तो ये पूरा मंथली होता है, या पूरे मंथ के जो डेटा होते हैं उसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे WPI है क्या, किसके द्वारा जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है, इन पॉइंट को समझे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि हमने बताया कि इन्फ्लेशन मेजर करने के दो तरीके हैं, दो तरीके यहाँ पे बात किया। एक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा कौन सी बात किया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जहां पे होलसेल वो क्या करता है, होलसेल की प्राइस ऑफ गुड्स मेजर करता है, वहीं CPI किसका मेजर करता है? एवरेज प्राइस ऑफ द हाउस होल्ड पे फॉर अ बास्केट ऑफ डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज। कुछ गुड्स और सर्विसेज है, उसके लिए जो हाउस होल्ड, एक परिवार जो खर्च करता है, उसमें जो इंक्रीज होता है, जैसे अभी लेटेस्ट आर्टिकल वेजिटेबल्स रेट क्या है, बहुत हाई है, तो यहाँ पे किस में मेजर किया जाएगा? हाउस होल्ड जो खर्च कर रहे हैं उसमें मेजर किया जाएगा, किसमें? वो CPI में मेजर किया जाएगा। तो ये रही कुछ बातें। और अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन की किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो CPI का डाटा हम ले रहे हैं जनरली। अगर बात आएंगे WPI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स विथ ईच आइटम्स वेट डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर ऑफ टोटल होलसेल प्राइस। तो अगर यहाँ पे हम WPI की जैसे बात कर रहे हैं, तो WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसमें 3 मेजर हेड है। अगर यहाँ पे बात करें तो एक क्या हो जाता है? प्राइमरी हेड हो जाता है, और प्राइमरी हेड पे कितना है इसका वेट अगर बात करें तो 22.62% है। दूसरा बात कर रहे हैं तो फ्यूल एंड पावर आ जाता है, दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? फ्यूल एंड पावर का आ जाता है। और तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। तो यहां पे हमको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें फ्यूल एंड पावर का, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना है? 13.15% की बात आ जाता है, और यहां पे ये कितना है? 22 है। और यहां पे बात करें मैन्युफैक्चरिंग कितना है, तो 64.23%। तो अगर यहां पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि WPI में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो कौन सा हो जाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यहां पे वेटेज सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ये रही मुख्य बातें। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हो जाता है केजरीवाल एग्जिट अतिशी टू बिकम दिल्ली CM। अब ये पॉलिटिकल आर्टिकल, आपको क्या समझना है कि दिल्ली की न्यू मुख्यमंत्री कौन होने वाली हैं, तो अतिशी जी होने वाली हैं। और ये जो है ये दिल्ली की थर्ड वुमेन होंगी। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि फर्स्ट 2 वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन रह चुकी हैं, ठीक है? और पहली चीफ मिनिस्टर कौन है, दूसरी कौन है, ये बताना है। ये थर्ड होने वाली हैं, ठीक है? अब बात होती है कि चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे है संविधान में, ये आपको पता होना चाहिए। आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली के लिए है स्पेशल प्रोविजन क्या है, इन बातों को आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि दिल्ली की स्पेशल प्रोविजंस की, तो दिल्ली क्या है? एक यूटी है। तो जहां पे स्पेशल प्रोविजन की बात करें तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, यहां पे क्या है? यूटी विथ लेजिस्लेचर है, विधानसभा के साथ क्या है? यूटी है। तो यहाँ पे स्पेशल जो है, यहाँ पे क्या बताया गया? लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसका हेड चीफ मिनिस्टर भी करेंगे, और इसी में उनके लिए बात आ जाती है। अब बात करते हैं कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जनरली हम अगर CM की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर का हमारे संविधान में उल्लेख कहाँ पे मिलता है? 164 में मिलता है। तो 164 में क्या है? हर एक राज्य के अपने एक मुख्यमंत्री होने चाहिए, और उस मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अब आप बात आती है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? क्या यहाँ तो कौन है? LG है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनके द्वारा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनके द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ये रही मुख्य बातें।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल कट टू जीरो। विंडफॉल टैक्स क्रूड ऑयल के लिए जीरो तक करने की बात की जा रही है। अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, विंडफॉल टैक्स, ये आपको दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करें विंडफॉल टैक्स क्या होता है, तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी होती है जो किस पे लगाया जाता है, जो लगाया जाता है टोटल टर्नओवर पे। अगर हम बात करें वन टाइम टैक्स है, ये क्या है, वन टाइम टैक्स है लिवाइड ऑन द गवर्नमेंट ऑन द कंपनीज इंडस्ट्रीज दैट हैव एक्सपेक्टली अर्न लार्ज प्रॉफिट। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती है, एक अमाउंट से ज्यादा लार्ज प्रॉफिट, तो उसमें जो कुछ हो सकता है एक्सटर्नल इवेंट कंडीशन हो, तो उसके लिए क्या लिया जाता है, विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। तो आप इतनी बात समझ लीजिए, विंडफॉल टैक्स क्या होता है, अगर कोई कंपनी कोई इंडस्ट्री एक लिमिट से ज्यादा क्या कर रही हैं, प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो उस पे एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट हम विंडफॉल टैक्स लगाते हैं। तो विंडफॉल टैक्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे किस में लगा, जनरली एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, कमोडिटी वेयर द मार्केट वैलिडिटी कैन बी सडन एक्सेसिव प्रॉफिट, वहां पे लगाया जाता है। अगर एग्जांपल देखिए तो टैक्स ऑन एनर्जी कंपनीज बेनिफिटेड फ्रॉम द शॉप प्राइस, वहीं पे ऑयल गैस प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण, तो ये मुख्य बातें हो जाती हैं। तो आपको विंडफॉल टैक्स समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नो प्रोग्रेस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ डेमचौक एंड डेप्सोंग फ्रिक्शन पॉइंट्स। अब यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेप्सोंग और डेमचौक और डेप्सोंग की जब हम बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ है, चाइना के साथ है। और चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो 3 सेक्टर में बटी हुई है। एलएसी कितने हैं, 3 सेक्टर में बटी हुई, ये पता होना चाहिए। एक कौन सा हो गया, वेस्टर्न सेक्टर हो गया, वेस्टर्न सेक्टर हो गया, ये मिडिल सेक्टर हो गया, मिडिल सेक्टर हो गया, और ईस्टर्न सेक्टर में हो गया। ठीक है, जो ईस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट है मुख्यतः यहीं पे क्या है, यहीं पे मैकमोहन लाइन है। ईस्टर्न सेक्टर के लिए हमारे पास मैकमोहन लाइन है। यहाँ पे अगर डिस्प्यूट है एक तवांग को लेके डिस्प्यूट है। मिडिल की बात करें नेपाल का पार्ट आ जाता है, और जो मेजर डिस्प्यूट आ जाता है, मेजर अगर हम डिस्प्यूट की बात करें तो मेजर डिस्प्यूट किस पे है, तो ये वेस्टर्न सेक्टर पे मेजर डिस्प्यूट होता है। यही जो वेस्टर्न सेक्टर है, यहीं पे 2 पॉइंट है, जो एक कौन सी हो जाती है, एक डेमचौक हो जाती है और दूसरा डेप्सोंग है। ये हमारे लिए चाइना के साथ बहुत ही बना हुआ है। यही जो डेमचौक है, यहीं पे क्या था, यहीं पे गलवान वैली थी, जहां पे गलवान वैली क्लैश हुआ था, यहीं पे गलवान वैली है, ये ऑक्युपाई करके रखा हुआ है चाइना। तो ये फ्रिक्शन पॉइंट बना हुआ है, इसके लिए कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पे डेमचौक और डेप्सोंग पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न सेक्टर है एलएसी का, उसका पार्ट है। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहीं पे हम बात करें तो जो एलएसी का ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये कौन सा है, ये वेस्टर्न पार्ट है। ये कौन सा है, वेस्टर्न पार्ट है। और यहीं पे क्या हो जा रहा है, जो वेस्टर्न पार्ट है उसी में अक्साई चीन, इसी का पार्ट क्या बन जा रहा है, अक्साई चीन इसी का पार्ट बन जा रहा है, अक्साई चीन। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो अक्साई चीन, आज हम भारत के मैप में हम अक्साई चीन को दिखाते हैं, बट ये किसके द्वारा ऑक्युपाइड है, ये चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है। और यहीं पे बात करें, ये क्या हो जाता है, ये सियाचिन ग्लेशियर हो जाता है, ये सियाचिन ग्लेशियर हो जाता है। और ये क्या है, ये एलओसी है, लाइन ऑफ ये क्या है, एलओसी है, ये किसके द्वारा है, ये पीओके का पार्ट हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। और हमने देखा ये डेमचौक पास हो गया यहाँ पे, और ये गलवान वैली के पास यहीं पे क्या है, यहीं पे हमने बात किया था आपको। तो ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस ये रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल क्या हो जाता है, नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है क्वाड समिट से। क्वाड समिट का 2024 की अगर बात करें तो जो बाइडेन जी ने क्या कहा था कि ये इंडिया में होगी, तो 2024 की समिट इंडिया में होने वाली थी, बट इंडिया में नहीं हुई। अब कहाँ पे हो रही, यूएस में हो रही है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी विजिट में है 21 से, ये कहाँ पे होगी, यूएस में हो रही है। अब विजिट में है, आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाड इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड क्या है, 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज का क्या है, एक तरीके से ग्रुपिंग है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वाड को जानना। हम देख लेते हैं, अगर बात करें क्वाड क्या है, ऑफिशियली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इट इज नॉट अ फॉर्मल अलायंस, ये कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है कंप्रेजिंग 4 मैरीटाइम डेमोक्रेटिक। कौन कौन पार्ट हो जाते हैं, तो इंडिया हो जाता है, जापान हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है और यूएस हो जाता है। ठीक है, और इसकी अगर क्वाड की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है, कोविड-19
पैंडेमिक को एड्रेस किया। तो ये मुख्य बातें हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 4 डेमोक्रेटिक कंट्री ये 2004 में सुनामी में आती हैं, पर पहली इनकी ऑफिशियल अगर मीटिंग की बात करें तो 2017 में इनकी पहली ऑफिशियल मीटिंग होती है। देन इसकी अभी 2024 में ये मीटिंग है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी जाने वाले हैं। तो मुख्य इशू जो चल रहा है उस पर बातें होंगी। आगे जो इसका रिजल्ट आएगा अपकमिंग जो हमारा सेशंस होगा उसमें हम इसका डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से ये हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और ये सेशन अब रेगुलर रहेगा। आप सबको मेरे सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब अपने महत्वपूर्ण सुझाव अपने कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं जिससे इस सेशन को और हम आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और ओरिएंटेड बना सकें। तो आपके सुझाव का हमें वेट रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।